नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आप सभी से अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप का और सुपर चैट का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे साथ हैं ओंकार चौधरी जी, आपके जाने पहचाने। ओंकार जी, नमस्कार। स्वागत है आपका जयपुर डायलॉग्स पर। आप ये बताएं कि आज राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना पर्चा तो भर दिया, लेकिन हमारे अजीत अंजुम जी जो थे वो धरना दे रहे थे बैठ के अमेठी में 2-3 दिन पहले तक कि भाई यहाँ आना चाहिए राहुल गांधी को, और उनके धरने की परवाह नहीं की। ये तो बड़ी गलत बात है। उनके इतने ऐसे भक्त थे, वो कार्यकर्ताओं को तो छोड़ दीजिए, अजीत अंजुम तक को निराश कर दिया। और देखिए मजाक क्या है कि अमेठी से किसको मैदान में उतारा है? केएल शर्मा, जो पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं, और उनकी बस पहचान इतनी भर है कि वो कुछ दशकों से गांधी परिवार को चुनाव लड़वा रहे हैं वहां पर, और अमेठी और रायबरेली में इनकी व्यवस्थाओं के वो वाहक रहे हैं। बस ये पहचान है और यही उनकी सेवा है। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि अजीत अंजुम और इनके समर्थक और जितने भी इनके यहाँ लुटियन मीडिया में भी प्यादे हैं, वो सब जिस तरीके से अमेठी अमेठी चिल्ला रहे थे, तो उसमें अगर केएल शर्मा को स्मृति ईरानी के सामने खड़ा किया जाता है, तो इससे पता चलता है कि ये लोग अमेठी को लेकर के कितने भयभीत हैं। और इनको पता है कि अमेठी में दूसरी बार भी स्मृति ईरानी ही जीतने जा रही हैं, और अगर ये वहां जाते, नॉमिनेशन दाखिल करके चुनाव लड़ते, फिर हारते, तो वो और शर्मनाक होता। इसलिए इन्होंने अपनी माताजी के द्वारा छोड़ी हुई रायबरेली सीट पर लड़ने का फैसला किया, और मुझे लगता है कि ये भी ये सोच करके फैसला लिया गया होगा कि भाई 1952 से कुछ ही बार ऐसा हुआ है कि जब गांधी नेहरू परिवार वहां से नहीं लड़ा या नहीं जीता। एक बार राजनारायण जीते थे, एक दो बार और इनके हाथों से ये सीट गई है, पर आम तौर पर ये माना जाता है कि ये इनके लिए सेफ सीट है। लेकिन क्या इस बार भी सेफ सीट है? क्योंकि वहां से कांग्रेस का अब एक भी एमएलए नहीं है। अदिति सिंह हुआ करती थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की एमएलए हैं अब। इसके अलावा जो बाकी की सीटें हैं, मनोज पांडे भी चले गए हैं, और समाजवादी पार्टी के पास 3 सीटें हैं अब वहां पर। तो इसीलिए सोनिया गांधी पतली गली से निकल ली थी, और उन्होंने सोचा ये था कि स्वास्थ्य का बहाना बनाओ, उम्र का बहाना बनाओ, राज्यसभा में चले जाओ, जिसको हम कहते हैं कि संसद में पिछले दरवाजे से पहुंचना। तो वो पिछले दरवाजे से पहुंच गई, और उसी समय संजय जी बड़ा गलत मैसेज गया था कि अगर सोनिया गांधी भी रायबरेली जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली सीट से पल्ला झाड़ रही हैं, भाग रही हैं, तो फिर 2019 में केवल एक ही सीट जीती थी ना, और उसी सीट पर आप अविश्वास करके या असुरक्षित महसूस करके अगर भाग जाएं, तो इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में अब आपको किसी भी क्षेत्र पर और किसी भी सीट पर भरोसा नहीं है। और सोनिया गांधी क्यों गई थी? 2014 और 2019 इन दोनों के रिजल्ट उठा करके देखें, तो 2014 में सोनिया गांधी की जीत का अंतर 3 लाख से भी ज्यादा था, जो घटकर के 2019 में 1.5 लाख के आसपास रह गया था। और उधर बगल वाली सीट से, अमेठी से, उनके सुपुत्र हार गए थे 55,000 वोटों से, और वो भी स्मृति ईरानी के हाथों। अब जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं और मजा ले रहे हैं इनका, और अब तो उन्होंने वर्धमान की बैठक उसमें मीटिंग में कह दिया पश्चिम बंगाल में कि साहब, मैंने तो पहले ही कहा था, पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा था कि इनकी जो नेता हैं वो
कोई सुरक्षित रास्ता तलाश करेंगी। आपने देखा कि सुरक्षित रास्ता तलाश कर लिया। मैंने तो कहा था कि ये वायनाड से इस बार चुनाव हारने जा रहे हैं और किसी दूसरी तीसरी सीट की तलाश में है इनकी पूरी टीम। और दूसरी तीसरी सीट का जिक्र इसलिए कि दूसरी सीट पर भी इनको खतरा दिखाई दे रहा है कि अमेठी में गए तो स्मृति ईरानी फिर पटक देगी। तो इसलिए अपेक्षाकृत थोड़ी सुरक्षित सीट अभी भी ये रायबरेली की मान रहे हैं। और रायबरेली से जाकर के नॉमिनेशन दाखिल किया, वो भी कैसे किया? कल देर रात तक मेरे जैसे लोग इंतजार करते रहे अरे कल रात 1 बजे तक मैं भी जग रहा था कि भाई कुछ आ जाए। कि अब घोषणा हो, अब घोषणा हो तो सुबह के लिए हम एक कार्यक्रम बना करके डाल दें। लेकिन देर रात तक भी इन्होंने इसको पूरा रहस्य में रखा और सुबह जाकर के भी देर सुबह पता लगा कि साहब राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम तो रायबरेली के लिए फुर्सतगंज पर लैंड कर रहे हैं और वहां से जो है रायबरेली जा रहे हैं। तो इससे इनकी और भी भद पिटी है। अब जीतेंगे हारेंगे वो बाद की बात है, लेकिन मैसेज बहुत गलत चला गया है कि आप इतने डरे हुए हैं कि जिस अमेठी ने आपके पिताजी को जिताया, उनको प्रधानमंत्री बनाया, आपके चाचा जी को जिताया, एक बार सोनिया गांधी भी वहां से लड़ी और आप खुद लड़ते आ रहे हैं, खुद जीतते आ रहे हैं, उस अमेठी के प्रति इतना अविश्वास। और अमेठी अगर आपसे इतनी नाराज है, इतनी विमुख हो गई है कि वहां से ना आप खुद लड़ने की हिम्मत जुटा पा रहे, ना अपनी बहन को भेज रहे, ना कुनबे धुनबे का कोई दूसरा आदमी जा रहा है। और जा कौन रहा है? केएल शर्मा। यानी केएल शर्मा को वहां से मैदान में उतारने का मतलब है आपने पहले ही मान लिया है कि अमेठी अब आपके हाथ में नहीं है। अमेठी तो नहीं है। और आप ये देखें कि इंदिरा गांधी भी 1980 में रायबरेली और मेडक 2 स्थानों से लड़ी थी और रायबरेली छोड़ गई थी और रायबरेली को फिर उन्होंने अरुण नेहरू के सुपुर्द किया था। अब इस बार जो है वो कुछ और अलग होने वाला है। अब ये भी लगता है कि रायबरेली को छोड़ेंगे अगर जीत गए तो हो सकता है रायबरेली वाले सोचें कि यार हमको जो छोड़ के जाने वाले हैं तो इनको हम जिताएं क्यों। दूसरी बात और बताएं आपको कि अमेठी के बारे में जो बात कर रहे हैं और जो आपने प्रधानमंत्री का उल्लेख किया तो उन्होंने तो ये कहा भाई डरो मत भागो मत। अब ये डरो मत भागो मत जो है ये आगे का मुझे लग रहा है कि ये आगे का पूरा नारा होने वाला है। जो 5 आपके फेज बचे हुए हैं उसमें यही गूंजेगा, डरो मत भागो मत। देखिए बात ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने बोलने के लिए बहुत ज्यादा मुद्दे बचे नहीं थे। अब आप देखिए वो क्या मरी गिरी समाजवादी पार्टी की आलोचना करें या कांग्रेस की भी किस बेस पर आलोचना करते, क्योंकि कांग्रेस का तो अमेठी से भी कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा था, रायबरेली से भी नहीं लड़ रहा था, मतलब प्रथम परिवार से। और विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, उनके पल्ले में कुछ बचा नहीं था। बहुजन समाज पार्टी जैसी भी है उसके खिलाफ क्या बोलेंगे, लोकसभा का चुनाव है। इसी तरीके से जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी कोई वक़्त नहीं है, औकात भी नहीं है। अब कम से कम एक चेहरा तो आ गया है ना कि जिसका वो बैंड बजा सकते हैं या जिसके बारे में बोल सकते हैं। तो एक कम से कम उनको बहाना मिल जाएगा अपने भाषणों में इनको फोकस करने का। इसलिए भी इनकी जो उम्मीदवारी है रायबरेली से, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कम से कम उत्तर प्रदेश में तो एक संजीवनी का काम करने वाली है। वरना उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा नीरस होने वाला था, मतलब प्रचार नीरस होने वाला था उनकी सभाओं में। और वो क्या मुद्दे उठाते? अब कम से कम शहजादे का जिक्र तो होता रहेगा ना। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और अन्य प्रदेशों की, क्योंकि ये तो अब रोचक वार्ता है, चलती रहेगी। एक प्रदेश ऐसा है
पूरा का पूरा प्रदेश आप पता है कि पहले फेज में तमिलनाडु का पूरा प्रदेश जो था वो दांव पर था। दूसरे फेज में केरल का पूरा प्रदेश दांव पर था और कर्नाटका और राजस्थान दोनों आधे आधे थे। अगले फेज में एक प्रदेश ऐसा है जो पूरा दांव पर है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा, और उसका नाम है गुजरात। देखिए, गुजरात की बात इसलिए भी नहीं हो रही है कि 2014 हो, 2019 हो, दोनों में ही गुजरात ने और किसी के पैर तो जमीन पर लगने नहीं दिए हैं। 26 की 26 सीटें 2014 में भी और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी की ही झोली में गए हैं, और इस बार भी कुछ अलग होते हुए हमें दिखाई दे नहीं रहा है। ये अलग बात है कि कल हेलीकॉप्टर में सवार होकर के अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी वहां लैंड की हैं और कुछ वोट वगैरह मांगे हैं, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी और मोदी जी की साजिश और तमाम तरह की बातें उन्होंने वहां पर की हैं। लेकिन क्या आपको लगता है संजय जी कि कहीं किसी सीट पर कोई गुंजाइश कांग्रेस पार्टी के लिए या भावनगर में या भरूच में आम आदमी पार्टी के लिए कोई संभावना का दरवाजा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं कहीं लगता है कि गुजरात में इस बार भी कोई किसी के लिए नाम मात्र को भी किसी सीट पर कोई संभावना दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि लोग बिल्कुल ये मान करके चल रहे हैं कि गुजरात की चर्चा करने की जरूरत क्या है। गुजरात बिल्कुल ऑफ द सीन है। और वैसे तो आप जहाँ बैठे हैं यानी दिल्ली में, वहाँ भी चर्चा तो बिल्कुल ही नहीं चल रही है। कम से कम मैं तो नहीं देख रहा हूँ, कोई दिल्ली की बात ही नहीं कर रहा। आप बता दें साहब, दिल्ली की तो 7 सीटों पर आपका आपकी उँगलियों पे है, तो ज़रा हमें 7 सीटों का हिसाब-किताब दिल्ली का तो समझाएँ। देखिए, दिल्ली में थोड़ी बहुत चर्चा अगर हुई भी है तो केवल 2-3 सीटों को लेकर के और 2-3 उम्मीदवारों को लेकर के। एक कन्हैया कुमार, उनको लेकर के दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर बगावत की स्थिति देखने को मिली, और अमरिंदर सिंह लवली जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया अध्यक्ष पद से, और यहाँ तक कह दिया कि साहब हमारी राय ही नहीं ली गई और कैंडिडेट जो है वो घोषित कर दिया गया। इसको लेकर के थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, या उदित राज को लेकर के थोड़ी सी चर्चा हुई है, और इन दोनों को ही लेकर के ये कहा गया कि ऐसे अननोन से चेहरे ला करके यहाँ पर हमारे सिर पर बैठा दिए गए, ठेल दिए गए, हम पर थोप दिए गए, जिनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और कांग्रेस में इनका कंट्रीब्यूशन भी क्या रहा है संगठन के तौर पर या वैसे किसी भी चुनाव में, तो ये चीजें केवल चर्चा का विषय रही हैं। या उस समय थोड़ा बहुत चर्चा इस बात को लेकर के था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 जीते हुए कैंडिडेट में से 6 क्यों बदल दिए। अभी जैसे हंसराज हंस को चेंज कर दिया था, गौतम गंभीर ने तो अनिच्छा जाहिर कर दी थी, या समय रहते उनको लगा कि मैं अपनी तरफ से ही कह दूं, टिकट तो मिल ही नहीं रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट कटा तो उसको लेकर के थोड़ी चर्चा हो गई, क्योंकि उनको तो मंत्री परिषद से भी ड्रॉप किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। वैसे मीनाक्षी ये कि लेखी, हर्षवर्धन के साथ क्या समस्या हो गई थी कि वो क्यों उतर गए प्रधानमंत्री की नज़रों से? देखिए जिस समय इनको कैबिनेट से ड्रॉप किया गया था तो तमाम तरह की बातें कही गई थी। उस समय ये भी कहा गया था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये कहीं ना कहीं पक्ष ले रहे थे, और बाबा रामदेव वाले मामले को लेकर के भी कुछ नाराजगियां अंदर खाते आ रही थी। तो और कोविड काल में कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आम आदमी पार्टी के नेता एक एक दिन में 3-3 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक हवा खड़ा कर रहे थे, ऑक्सीजन की किल्लत है, ये हो गया, हम तो ऐसे मर गए, हम तो वैसे मर गए, तो उसको लेकर के भी जो स्वास्थ्य मंत्री के नाते इनको एक कहना चाहिए था कि फेस करना चाहिए था और प्रोएक्टिवनेस दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई गई थी। बाकी तो कोई और कारण मुझे समझ में नहीं आता है डॉक्टर हर्षवर्धन का, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप भी किया गया, अब उनका टिकट भी काटा गया। हालांकि जब उनका टिकट काटा गया तो अगले दिन उन्होंने
एक तरीके से नाराजगी जाहिर की थी, ये कह करके कि मैं तो अब राजनीति से ही संन्यास ले रहा हूं और वापस अपने मूल पेशे में वापस लौट रहा हूं। लेकिन बाद में हमने और आपने देखा कि वो सक्रिय हैं, प्रत्याशियों के लिए भी, धरने प्रदर्शन में भी, यानी उनको मनाया गया है, कहा गया है कि आप थोड़ा-सा धैर्य रखें, हो सकता है चुनाव निपटने के बाद जो है वो। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी का टिकट जिस तरीके से कटा है, और सबसे आश्चर्यजनक मेरे लिए कम से कम व्यक्तिगत तौर पर, जब पश्चिमी दिल्ली से हम्म, सर्वाधिक मतों से जीते थे प्रवेश वर्मा, हम्म, साहब सिंह वर्मा के साहबजादे, हम्म, 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते, फिर हम्म, भी उनका टिकट काटा गया और उनकी जगह कमलजीत सहरावत को लेकर के आया गया। फिर रमेश विधुड़ी का टिकट कटना, रामवीर विधुड़ी को लेकर के आना दक्षिण दिल्ली से, ये भी अपने आप में थोड़ा चर्चा का विषय इसलिए रहा कि रमेश विधुड़ी ने पार्लियामेंट के सदन में खड़े होकर के दानिश अली के बारे में कुछ टीका टिप्पणियां कर दी थी, जिसको लेकर के काफी सुर्खियां उर्खियां बन गई थी। और जो बातें तो इकोसिस्टम अच्छी है ही उस कही थी उसने। बा, बातें तो, हालांकि उसमें ये भी कहा गया था फेस सेविंग के लिए कि चूंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी, इसलिए हमने कह दिया। लेकिन चूंकि वो एक इशू बन गया था संजय जी, हम्म, स्पीकर ने भी उस पर नाराजगी जाहिर कर दी थी, पार्टी संगठन ने भी उनको शोकॉज नोटिस इशू कर दिया था कि आप इस तरह की बातें, मतलब इतनी भद्दी बातें कम से कम सदन के पटल पर तो ना कहें, कहीं और नहीं वो कहना है तो ऐसा क्या है कि साहब, पोटेशियम ऑक्साइड कोई ऐसी कोई गलत चीज तो नहीं है कि आप अगर किसी को पोटेशियम ऑक्साइड कह दें तो वो बुरा मान जाए। तो मुझे लगता है कि हालांकि जो पिछली हम देखें लीड, और जो पिछली बार की जीत थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कहीं कोई गुंजाइश मुझे दिखाई देती नहीं है दिल्ली में कि ये जो इनका गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, ये कोई भी अब गुल खिला मुझे तो पाएगा। और भी इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज सबसे अधिक जो लगती है वो, आपने कन्हैया कुमार और उदित राज की तो बात कर दी। जेपी अग्रवाल तो ठीक है, पुराने खिलाड़ी हैं, उनकी कोई बात नहीं। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी ने जो कैंडिडेट फील्ड किए हैं कि एक कुलदीप कुमार खड़ा कर दिया और वो सही राम पहलवान खड़ा कर दिया, और ये सोमनाथ भारती और वो चुका हुआ महाबल मिश्रा, ये क्या कैंडिडेट दिए इन्होंने, क्या सोच के? नहीं, उनके पास कैंडिडेट एक्चुअल में है ही नहीं। अब आप देखिए नई अपने दिल्ली सीट कांग्रेस पे, को खड़ा कर देते, एमएलए जितने हैं उनके पास तो 62 एमएलए हैं। हाँ जी, लेकिन आप पिछली बार का भी अगर देखें तो पिछली बार भी कैसे-कैसे लोग इनके हारे थे। आतिशी मार्लेना तीसरे नंबर पर रही थी और राघव चड्ढा जो हैं वो करीब-करीब 3.5 लाख मतों से हारे थे। तो इनके पास कैंडिडेट एक्चुअल में है नहीं। 2014 में भी तीसरे नंबर पर रही थी आम आदमी पार्टी और 2019 में भी तीसरे नंबर पर रही थी। अब आप वोट ऑफ परसेंटेज देखो ना, चांदनी चौक में बीजेपी को 53% वोट मिले थे, कांग्रेस को 30% और आम आदमी पार्टी को 15%। इनके 30 और 15 मिला दें तो भी 45% बैठ रहे हैं और बीजेपी को वहां मिले थे 53%। अभी भी इनसे करीब-करीब 8% ज्यादा है उस हिसाब से। और यह कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो इनको मिले थे और जो कांग्रेस को मिले थे वो मिला करके उतने इस बार फिर मिल जाएँ, उतने मिल ही जाएँ। नॉर्थ ईस्ट पे आप देखिए बीजेपी को 54% मिले थे, कांग्रेस को 19 और इनको केवल 13 मिले थे, आम आदमी पार्टी को। ये मिलकर के भी 32% होते हैं। तो कहाँ 54 और कहाँ 32%। ईस्ट दिल्ली देख लीजिए, 55% जो है बीजेपी को मिले थे, कांग्रेस को 24 और इनको 17% मिले थे, यानी कुल मिलाकर के 41% बैठते हैं 55% के सामने। नई दिल्ली में भी 55% बीजेपी को मिले थे, इन दोनों को मिलाकर के 43% होते हैं, 27 कांग्रेस को, 16 आम आदमी पार्टी को। वेस्ट दिल्ली जहां से प्रवेश वर्मा जीते थे और मैक्सिमम मार्जिन से जीते थे, वहां 60% वोट शेयर बीजेपी को मिला था।
19 कांग्रेस को, 17 इनको, यानी कुल 36%। नॉर्थ वेस्ट में 60% वोट शेयर मिला था बीजेपी को, और इनको कुल मिलाकर के 37%, 16 कांग्रेस को, 21 आम आदमी पार्टी को। साउथ दिल्ली में 56% बीजेपी को मिला था, कांग्रेस को 13 और आम आदमी पार्टी को 26, यानी कुल मिलाकर के 39%। और इस बार के भी जो मुकाबले जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, सोमनाथ भारती वगैरह की, अब नई दिल्ली सीट पर देखिए आप, सुषमा स्वराज की बेटी को उतारा है इन्होंने, मीनाक्षी लेखी का टिकट काट करके। उनका संसदीय जीवन शुरू करना था, कुछ और भी होगा उनके दिमाग में। इनके सामने आप सोमनाथ भारती को लेकर के आ रहे हैं। इसी तरह चांदनी चौक में, चलो चांदनी चौक में फिर भी एक फाइट देखने को मिलेगी कि भले ही 79 साल की उम्र है जेपी अग्रवाल साहब की, लेकिन प्रवीण खंडेलवाल को वहां से लेकर के आए हैं बीजेपी वाले, वहां से हर्षवर्धन को हटाया है। पूर्वी दिल्ली में गौतम गंभीर की जगह हर्ष मल्होत्रा को लेकर के आए, वहां आप कुलदीप कुमार को उतार रहे, कोई मुकाबला ही नहीं दिखाई दे रहा है। और कुलदीप उत्तर कुमार का पूर्वी, ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि चूंकि कुलदीप कुमार दलित हैं और उनको जनरल सीट पर उतारा जा रहा है, तो इसलिए बहुत तगड़ा मुकाबला होगा। कोई मुकाबला नहीं होगा। पूर्वी दिल्ली मतलब आप पीछे का रिजल्ट भी देखें उठा करके, तो मतलब ह्यूज डिफरेंसेस जो दिखाई देते हैं। अब उत्तर अमानतुल्लाह तो पूर्वी वोट दिलवाएगा ना ईस्ट दिल्ली में। वो सब भी, वो तो 2014 और 2019 दोनों में ही वोट पड़ते रहे संजय जी, उसका फर्क नहीं पड़ता है। अब आप मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को लेकर के आएंगे, वो क्या मुकाबला करेगा? इसी तरीके से आप उत्तर पश्चिमी दिल्ली में उदित राज को लेकर के आ रहे हैं। उदित राज की क्या पहचान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या किया है उन्होंने आज तक दिल्ली में? कुछ नहीं किया है। पश्चिमी दिल्ली में जहां से प्रवेश वर्मा जीते थे और बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे, वहां इस बार एक महिला चेहरे को लेकर के आई है बीजेपी, कमलजीत सहरावत। एक और दिलचस्प इसमें है, 7 सीटों में आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को देखिए, लिस्ट में एक भी महिला चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2 महिला चेहरे लेकर के आई, बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत, यानी नई दिल्ली सीट से महिला और पश्चिमी दिल्ली से महिला। फिर दक्षिण दिल्ली में आ जाइए, रामवीर विधूड़ी को लेकर के आए, उनके सामने एक पहलवान साहब को उतार दिया उन्होंने। तो कोई मुकाबला मुझे दिखाई नहीं दे रहा दिल्ली में कि ये मिलजुल करके भी कोई करिश्मा कर पाएंगे, किसी एक सीट पर भी कर पाएंगे, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब दिल्ली आप फिर से 7-0 दे रहे हैं, तो क्या हरियाणा भी 10-0 देंगे क्या इस बार? हरियाणा में मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं इस बार। हरियाणा में कई चीजें हैं जिनको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हरियाणा में 10 की 10 सीटें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। 2-3 सीटों को लेकर के थोड़ा सा डाउट इधर पैदा हुआ है। एक तो रोहतक सीट, मैं शुरू से कहता रहा आपके प्रोग्राम में भी, अपने प्रोग्राम्स में भी, कि रोहतक सीट जो है पिछली बार बस आ गई थी, वो गढ़ रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार का। इनके पिताजी यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी चौधरी रणवीर सिंह, जो संविधान सभा के भी सदस्य रहे, वो चुनाव लड़ते रहे, 2 बार वहां से जीते हैं। भूपेंद्र हुड्डा खुद 4 बार वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। इनके बेटे 3 बार जीत चुके हैं। लेकिन पिछली बार पूरे हरियाणा में भी ऐसी एक आंधी चल रही थी कि नरेंद्र मोदी की आंधी में इनके तंबू उखड़ गए, रोहतक के भी। और उसमें भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कोसली विधानसभा क्षेत्र का रहा था, जिसने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया था उनके खिलाफ। और मेरे विचार से 5-7 हजार से ही दीपेंद्र हुड्डा जीत पाए 6,600 थे। से जी हाँ, तो बहुत हार कम गए थे, हार मार्जिन गए से। थे। हाँ, वो हार गए थे। दीपेंद्र हारे थे 6,600 से, कोसली से 75,000 से पीछे रहे थे। जी जी, तो ये बहुत कम मार्जिन से, अब 1% का भी अंतर नहीं था, 7,503 वोटों से हारे थे संजय जी।
तो बहुत ही कम अंतर से ये वहां से हारे थे। वरना तो आप देखिए, फरीदाबाद में आंकड़े मेरे सामने हैं, दर्शक अगर इसमें दिलचस्पी रखते होंगे तो मैं बता देता हूँ। फरीदाबाद में सबसे सेकंड लार्जेस्ट 6,38,000 के अंतर से कृष्णपाल गुर्जर जीते थे। और सबसे बड़ी जीत करनाल में संजय भाटिया की थी, 6,56,000 की। इसके अलावा तो 3 लाख और 4 लाख से तो कई सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। अंबाला की करीब करीब 3,42,000 और भिवानी की 4,44,000 के अंतर से, गुड़गांव की 3,86,000 के अंतर से, हिसार की 3,14,000 के अंतर से, कुरुक्षेत्र 3,84,000 के अंतर से, सिरसा भी 3,09,000, सोनीपत 1,64,000, रोहतक 7,000। बस ये 2 सीटें थी थोड़ी कमजोर, जहां से आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो उतनी बड़ी नहीं थी। अभी जो मैं कह रहा था कि इस बार जो हरियाणा से जानकारी मिल रही है कुछ जगहों पर कैंडिडेट को लेकर के, और कुछ जगहों पर कुछ दूसरे कारणों को लेकर के थोड़े थोड़े असंतोष दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये बताया जा रहा है कि सिरसा सीट इस बार थोड़ी डाउटफुल हो गई है। सिरसा से पिछली बार सुनीता दुग्गल जीती थी, उनकी वहां पर सिचुएशन ठीक थी, उनकी दुआ सलाम भी मतदाताओं से ठीक थी, उनको लेकर के किसी तरह का कोई असंतोष भी नहीं था। पर उनकी जगह पर अशोक तंवर को इस बार कैंडिडेट बना दिया बीजेपी ने, जो 2-3 पार्टियों को बदल करके बीजेपी में पहुंचे। आपको याद होगा पहले वो राहुल गांधी के प्रिय हुआ करते थे, उनको अत्यंत प्रदेश प्रिय। उनको यूथ कांग्रेस का भी प्रेसिडेंट बनाया था इन्होंने। इसके बाद उनको हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष बना करके भेजा था। इसके बाद जो है दोनों की इनकी आपस में, भूपेंद्र हुड्डा और अशोक तंवर की लट्ठम लट्ठा हो गई। एक अस्पताल में दिल्ली में पहुंच गए ये। राहुल गांधी इनका फूटा हुआ सिर देखने को भी पहुंचे थे, अशोक तंवर का। इसके बाद ये इतने अलग थलग कर दिए गए कांग्रेस में कि ये टीएमसी में चले गए। टीएमसी से फिर ये आम आदमी पार्टी में आ गए। अभी आम आदमी पार्टी से भी मोहभंग हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो जो कैडर है वो कोई इसको बहुत अच्छे से नहीं ले रहा है कि अचानक कोई पार्टी में आए और आप उसको सीधा टिकट दे दीजिए। तो सिरसा में सुनीता दुग्गल का टिकट कटने से और इनको टिकट दिए जाने से नाराजगी है। दूसरी बात यह है कि कुमारी सैलजा, जो अगेन राहुल गांधी सोनिया गांधी की प्रिय है, उनको सिरसा से कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो थोड़ा सा वहां पर, भले ही पिछली बार की जीत का अंतर सिरसा में 3,09,000 का रहा और 22% का अंतर रहा जीत का, पर इस बार थोड़ा डामाडोल है। दूसरी सीट जिसके बारे में मुझे फीडबैक आया है वो अंबाला की है। वहां से रतनलाल कटारिया इनके एमपी हुआ करते थे, इस बार उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है, बंतों को। अब बंतों ने कोई खास काम जमीन पर किया नहीं है। वहां एक और फैक्टर मुझे पता लगा है जो काम कर रहा है। जो शंभू बॉर्डर है पंजाब का, वो अंबाला से लगता हुआ है, और जिस तरह की सख्ती वहां पर हुई है उसका असर वहां के कुछ पंजाबी वोटरों पर पड़ा है। कुछ दूसरे जो विधानसभा क्षेत्र हैं उस इलाके से लगते हुए उन पर भी पड़ा है। और जो खास तौर से उग्र किसान तबका है उनके वोटों से इस बार महरूम रहना पड़ सकता है, वंचित रहना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। एक और सीट जहां पर थोड़ा सा डाउटफुल चीजें हैं वो भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट है। हालांकि धर्मवीर को ही टिकट दिया है, पहले भी वो जीतते रहे, और धर्मवीर ऐसा चेहरा है, चूंकि मैं तो हरियाणा में रहा बहुत साल तक, मुझे वहाँ एक अखबार में संपादक के तौर पे काम करने का मौका मिला। ये वो चेहरा है धर्मवीर सिंह जिन्होंने बंसीलाल को भी हरा दिया था, किरण चौधरी को भी हरा दिया था, लेकिन श्रुति को भी हरा दिया था पिछली बार, श्रुति को भी हरा दिया था, पोती को भी हरा दिया था बंसीलाल की। 3 तो जनरेशन को हरा चुके हैं। जी हाँ, लेकिन इस बार सिचुएशन वहां बदली हुई है
क्योंकि कांग्रेस ने एक अहीर चेहरा उतार दिया है, रावदान सिंह। तो वहां पर जाट वोटों में विभाजन होगा ही होगा, अहीरों के वोट मिलेंगे। और ये चूंकि कई बार के एमपी रह चुके हैं धर्मवीर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। एक चौंकाने वाली बात मुझे फरीदाबाद सीट को लेकर के कही गई है, जो मैं फीडबैक ले रहा था कि साहब फरीदाबाद में भले ही 6 लाख वोटों के अंतर से पिछली बार जीत दर्ज की हो कृष्णपाल गुर्जर ने, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा है, गुर्जर ही है, उसकी छवि बहुत अच्छी है। और कृष्णपाल गुर्जर को लेकर के जो तमाम चर्चाएं और अफवाहें रहती हैं, वो इस बार भारी पड़ रही है। इसके बावजूद मेरा ये निजी तौर पर मानना है कि 48% का जो अंतर है हार जीत का, उसको पाटना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। 6,38,000 वोटों से जीत दर्ज की थी 2019 में, इसको उलटना पलटना बिल्कुल आसान नहीं होता है। इसलिए मैं ये मानकर चल रहा हूं कि फरीदाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी ही जीत लेगी। तो ये मोटा मोटी हरियाणा का चित्र है संजय जी। जी, तो आपको लग रहा है कि इस बार 2-3 सीटें जीत सकती है कांग्रेस? डामाडोल है, वो हम्म। जीतेगी कि नहीं जीतेगी कह नहीं सकता। एक सीट को लेकर के मैं हमेशा से आश्वस्त हूं कि इस बार रोहतक कांग्रेस पार्टी जीत लेगी। लेकिन इस बता बार रहे हैं कि वहां पे रोहतक में इंटरनल काफी रिफ्ट है, बहुत सारे लोग हुडास के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। और वैसे भी हुडा ने चूंकि टिकट वाले जैसे हमेशा वो जीत जाते हैं टिकट की लड़ाई में, तो वो पूरे जो बाकी जो है वो सब इनके खिलाफ लामबंद है। चाहे वो आपका जो अलग अलग ग्रुप है वहाँ पे, चाहे वो शैलजा ग्रुप हो और चाहे वो आपका सुरजेवाला ग्रुप हो, ये सारे ग्रुप सबसे लामबंद है। सबसे और सबसे दिलचस्प और घटना जी सबसे दिलचस्प घटना हुई है चौधरी वीरेंद्र सिंह का कांग्रेस में वापस आना। वही मैं बोलने वाला था। तो ये वीरेंद्र सिंह के बेटे का टिकट कटा, विजेंद्र सिंह हम्म, का, क्योंकि हम्म, भूपेंद्र हुड्डा ने जो है वो डग्गेमारी की है दिल्ली पहुंच करके, और तब से कांग्रेस की गुटबाजी बढ़ गई है। जो सूचना मिल रही है वो ये है, वीरेंद्र सिंह हिसार में जो कांग्रेस का कैंडिडेट है जेपी, उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो चले गए हैं सिरसा, वो सैलजा हम्म, के लिए काम कर रहे हैं। और हम्म, कोई भी ये उम्मीद करके अगर किसी पार्टी में पहुंचे कि मेरे बेटे को यहाँ से टिकट मिल जाएगा, और वहां पर जाते ही उसका टिकट भी अनाउंस हो गया था, बता दिया गया था कि हिसार से विजेंद्र लड़ रहे हैं, इसके हम्म, बाद टिकट चेंज किया गया है और जेपी को टिकट दे दिया गया, जयप्रकाश को। हालांकि जयप्रकाश भी कोई बहुत बढ़िया कैंडिडेट नहीं है, और हम्म, वहां से चूंकि जेजेपी ने अजय चौटाला की पत्नी को कैंडिडेट बना दिया है, उधर आईएनएलडी ने भी अ, अपने परिवार की ही बहू को टिकट दे दिया है, तो 3-3 जाट हो गए हैं। और चौथे जाट रणजीत, जो देवीलाल के बेटे हैं, बीजेपी के हम्म, टिकट पर हैं। तो वहां हम्म, बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया है, जाट वोटों का विभाजन बिल्कुल तय है। और जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट रहा है, यानी शहर बेस, हिसार शहर का, हांसी का, और एक आध सीट और हैं, वहां के जो उनके परंपरागत बेस वोट हैं, वो तो रंजीत को ही मिलेंगे, वो तो इनको जाएंगे नहीं। तो ऐसी में रणजीत का पलड़ा अभी भी भारी है हिसार में। और उधर जो भीतर घात है, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे का टिकट कटा, उसको लेकर के उसके असर हमें कई सीटों पर देखने को मिलेंगे। हाँ, क्योंकि मेरे पास ये भी फीडबैक आया था कि जो इनकी सांपला किलोई जो सीट है जिसमें पिछली बार 45,000 वोट से आगे थे, वहां पे भी काफी भीतरघात है और इस बार उनकी लीड जो है वो बहुत कम रह जाएगी, ऐसा भी मेरे पास समाचार आया था। तो हाँ, पर चलिए फिर देखते भी हैं। मैं ये रोहतक ये मान कर चलता हूँ, रोहतक सीट वैसी ही है जैसी बागपत चौधरी चरण सिंह के परिवार के लिए थी। वहां से अगर एक बार जीत किसी और की हो जाए, तो कई बार ये होता था जाटों में कि यार शाम का खाना नहीं खाएंगे आज, ये ठीक नहीं हुआ। तो कुछ वैसा वैसा
तो वैसा बहाव जो है वो रोहतक सीट पे इनके परिवार के लिए रहता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलिए थोड़ा-सा अब बात कर लेते हैं पंजाब की। अब पंजाब में क्या लग रहा है? पंजाब में सुना हवाएँ जो हैं वो बड़ी अजीब तरीके से बह रही हैं। देखिए, पंजाब का जो फीडबैक है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तसल्लीदायक है, क्योंकि वहाँ से जो सूचनाएँ मिल रही हैं वो ये है कि हो ना हो इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला सिमट जाए और आम ये आपकी अकाली दल और कांग्रेस जो है वो कहीं-कहीं मुकाबले में दिखाई दें। अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है और कुछ रिएक्शंस हैं, अंदर खाते रिएक्शंस हैं और उसकी वजह से लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हालाँकि अभी रैलियाँ वगैरह शुरू नहीं हुई हैं और अभी टाइम भी है, पर मुझे लगता है कि जब हरियाणा में, पंजाब में, इन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री की रैलियाँ शुरू होंगी तो असली फीडबैक आना शुरू हो जाएगा। और अभी जो अलग-अलग क्षेत्रों से जानकारियाँ मिल रही हैं, पहली बार लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो आम तौर पर परफॉर्मेंस करती रही है, 2 सीटें, 3 सीटें, मैक्सिमम शायद 4 सीटें बीजेपी की वहाँ आई हैं अकालियों के साथ। 3 ही आई हैं, चौथी सीट नहीं आई है। इस बार ऐसा फीडबैक है कि बीजेपी 5 या 6 सीटें तक जीत सकती है पंजाब में। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि सीटें हैं बहुत सारी जो इन्होंने अनाउंस की हैं, या पटियाला से प्रणीत कौर को टिकट दिया है, बठिंडा से परमपाल कौर सिंधु जो एक्स आईपीएस ऑफिसर है उसको टिकट दिया है, हंसराज हंस को फरीदकोट भेज दिया है, रवनीत सिंह बिट्टू बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है लुधियाना लुधियाना से, से, जी हाँ। और होशियारपुर से खैर इनकी परंपरागत सीट है, अनीता प्रकाश, क्योंकि होशियारपुर जो है वो हिंदू मेजॉरिटी है। सुशील कुमार रिंकू जो है वो छोड़ के आ गए, यानी उनको जालंधर। टिकट अनाउंस हो गया, उसके बाद वो छूट के छोड़ के आ गए और ज्वाइन कर लिया उन्होंने, बीजेपी को टिकट मिल गया। और आपके हाँ, खडूर साहब तो परंपरागत तो वैसे इनकी शिरोमणि अकाली दल की सीट रही है। अकालियों की सीट पे। जी हाँ, और बीजेपी ने इंटरेस्टिंग टिकट दिया है अमृतसर में भी, और गुरदासपुर तो इनकी परंपरागत सीट है ही। तो ये सभी लोग कह रहे हैं कि ये 2 सीटें तो फिर से ये जीतेंगे, भले शिरोमणि अकाली दल अलग हो गया हो, लेकिन ये दोनों सीटों तो जीतेंगे। साथ में लुधियाना, पटियाला और जालंधर और इवन अमृतसर, इन 4 की बात हो रही है। अमृतसर पहले भी बीजेपी जीत चुकी है और सिद्धू ने जीता था ना, सिद्धू तो 3 बार जीत चुका है लगातार जी बीजेपी हाँ, की तरफ से। और रवनीत सिंह बिट्टू चूँकि फाइट कर रहे हैं लुधियाना से, इसलिए मनीष तिवारी खिसक लिए चंडीगढ़ की तरफ। उनको लगा कि यहाँ पर इस बार जो है दाल नहीं गलेगी, तो वो चंडीगढ़ आकर के लड़ रहे हैं। और एक बात और भी है, अभी आनंदपुर साहब का टिकट बीजेपी ने डिक्लेयर किया नहीं है। आनंदपुर साहब भी एक जी पोटेंशियल हाँ, है, क्योंकि वो भी जो है वो उसमें आपका पूरा मोहाली जो है वो आता है, बड़ा अर्बन एरिया है, अर्बन क्लस्टर है, और रोपड़ का आता है, उसमें नवा शहर भी आता है, ये सारे हिंदू मेजोरिटी एरियाज। और ये सब जो फीडबैक वहाँ से मिल रहे हैं, वो ऐसे माहौल में मिल रहे हैं संजय जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जब मैं सोचता हूँ गंभीरता से कि पिछले करीब-करीब 2 ढाई 3 साल से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक वातावरण बनाया गया है। 3 कृषि कानूनों को लेकर के जिस तरह का विश्वमन किया गया और ना केवल बीजेपी को बल्कि वहाँ रिलायंस समूह के, अंबानीज़ के टावर्स वगैरह को भी निशाना बनाया गया था। पूरा वहाँ पर एक सीन बनाया गया है बीजेपी के खिलाफ और उसमें सारे शामिल थे। आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस भी, पर्दे के पीछे से अकालीज भी, क्योंकि इनको लग रहा था कि जिस रोग का निवारण बहुत हद तक जम्मू कश्मीर में बीजेपी और केंद्र सरकार ने कर दिया है, अगर ये लोग यहाँ प्रभावी स्थिति में आ गए, यानी अगर लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस कर कर गए, तो आगे के लिए फिर विधानसभा में भी इनके रास्ते खुलेंगे और अगर कहीं इस तरह के बदलाव
अन्य राज्यों की तरह। जैसे हरियाणा में बहुत सालों तक या तो ये बंसीलाल के साथ गठबंधन में रहे, जब उन्होंने एक पार्टी बनाई थी और जीत भी गए थे, वो मिली-जुली सरकार भी बन गई थी, या ओम प्रकाश चौटाला के पिछलगू बने रहे, एक ज़माने में देवीलाल के साथ लगे रहे थे। जब यहाँ इन्होंने अल्टीमेटली ये फैसला किया कि हम अकेले जाएँगे 2014 में विधानसभा चुनाव में, तो कामयाबी मिल गई इनको। इसी तरीके से पंजाब में भी बस हिम्मत करने की बात थी कि अकालीज के साथ हमें नहीं जाना है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव जो हैं लोकसभा और विधानसभा के, वो इसीलिए मार खाया ये गठबंधन, क्योंकि अकालीज की खास तौर से सुखबीर बादल की जो छवि है वो बहुत खराब है और उसका खामियाजा इनको भी भुगतना पड़ा, बीजेपी को भी भुगतना पड़ा। और चूंकि पिछलगू बनी रही, इसलिए इनकी कभी वहां पर लीडरशिप भी इवॉल्व नहीं हो पाई उस तरीके से। अब जब से इन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम अकालीज के साथ अब जाएंगे ही नहीं और इनको भाव ही नहीं दिया, तब से आप देखिए कितनी जो दूसरे दलों की स्थापित लीडरशिप है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह हों या बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ हों या पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हों रवनीत बिट्टू हों, तमाम लोग जो हैं वो बीजेपी की तरफ आ गए। तो जिस लीडरशिप का एक तरीके से वहां बीजेपी के पास अकाल था, अब वहाँ पुराने चेहरे हैं, बलराम दास टंडन से लेकर के दूसरे लोग तमाम, लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी या चले गए उनमें से 1-2। अब तो इनको नई लीडरशिप लानी ही थी, आगे बढ़ाना ही था और वही काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया है और उसके नतीजे हमें अब दिखाई दे रहे हैं मिलते हुए पंजाब में। जी, बिल्कुल सही है। तो यदि इनका जो सैचुरेटेड एरिया है जहाँ से जीत चुके हैं पूरी तरह से, वहाँ अगर 2-4 की कमी आई भी तो ये मेकअप हो जाएगी पंजाब इत्यादि से जी और हाँ। पंजाब से, तमिलनाडु से और आंध्रा से, तेलंगाना से। तो आइए अब हम चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों की ओर। दर्शकों के प्रश्न काफ़ी आ गए हैं, उनको हम ले लेते हैं। तो प्रश्नों को लाइए सामने स्क्रीन पर प्रश्नों को। जी हाँ, जेआर जी कह रहे हैं दामाद जी का एसेट डिक्लेयर करना पड़ता, दामाद जी को एसेट डिक्लेयर करना पड़ता, इसलिए पर्ची नहीं भरी बिकॉज हिज एसेट वुड इक्वल एटलीस्ट 3 और 4 स्मॉल कंट्रीज। नहीं, केवल दामाद जी का नहीं, बहन जी का भी इसीलिए पर्चा नहीं भरवाया जा रहा है कि बहन जी भी पर्चा दाखिल करेंगी तो पति के एसेट्स का खुलासा तो करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को भी मौका नहीं दिया जा रहा, कहा जा रहा है कि नहीं, अभी आप संगठन के लिए ही काम करिए। नेक्स्ट, PM is directly Manmohan Mishra. PM is directly naming peaceful has surprised uh, in 2014 and 2024. It was not witnessed. 2019. Also, he mentions interference by US via Congress. Why this shift? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों का डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे थे मोदी जी 2014 और 19 में, इस बार ले रहे हैं। ये क्यों चेंज क्यों हुआ ये? देखिए, अगर वो नहीं ले रहे थे तब भी आप लोगों को शिकायत थी, अब तो वो ले रहे और खुल करके ले रहे हैं, तो अब तो आपको खुश होना चाहिए। और बताइए, लोगों ने पूरी पार्टी बना डाली। अब वो पार्टी बिखर गई वो बात अलग है, लेकिन लोगों ने तो एक पूरी पार्टी बना डाली इसी बात पे कि साहब कि ये मुसलमानों को कुछ नहीं कह रहे हैं। अब कह रहे हैं तो भी उस अब दिन वही लोग जिन्होंने पार्टी बनाई थी कि ये मुसलमानों को कुछ नहीं कह रहे हैं, तो जब मोदी जी कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि देखो ये क्या कह रहे हैं, ऐसे कम्युनलाइज कर रहे हैं। और जिस दिन पहली बार उन्होंने ये नाम लेकर के अपने स्टेटमेंट दिए, उस दिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम तो इसी मोदी की इंतजार कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। कि पिछले 10 साल से इंतजार कर रहे थे। तो देखिए, इसीलिए मोदी कहा जी ना, ने बिल्कुल ठीक किया है
मोदी जी को जो काम पहले करना चाहिए था वो अब किया है आकर के, और ये नहीं बहुत भाई, जरूरी मोदी था। जी को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने पूरा अवसर दिया। देखो हम तो बिल्कुल। है बिल्कुल सभी के साथ समता का व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई ये कुत्ते की पूंछ है, हालांकि सब जानते हैं कुत्ते की पूंछ ये सीधी नहीं होनी, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर। अब से जो कुत्ते की पूंछ जब सीधी नहीं होती है और ज्यादा परेशान करती है, जैसे डोबरमैन होता है, तो काट दी जाती है। चलिए, बिल्कुल थॉट सही। प्रोवोकेटर। देश के चौकीदार मोदी जी का नारा जागते रहो और कांग्रेस के शहजादे का नारा भागते रहो। बहुत सही। खूब, इसको अब हम उपयोग में लाएंगे, ये अपना नारा अच्छा है। जागते रहो के विरुद्ध है भागते रहो। नेक्स्ट। Next, frustrated commoners or middle class salaried swing voters are not happy with respect to IT. If they cross vote, then BJP would be in big trouble. Short term gains important for them. इनकम टैक्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी? कोई चेंज तो हुआ नहीं है इनकम टैक्स में। नहीं, ठीक ही है। और भाई हम भी वैसे मिडिल क्लास और इनकम टैक्स वाले ही हैं, मुझे तो कोई असंतोष नहीं हुआ है। या मे बी हम सदैव हर बार हम यही चाहते हैं कि इनकम टैक्स समाप्त कर दिया जाए, वो तो होगा नहीं भाई। विराज सलोखे, रागा केम टू पुणे टुडे, एवरेज क्राउड इन नंबर्स। चलिए, एवरेज क्राउड भी ठीक है रागा के लिए। नेक्स्ट, रवि's इंटरेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद आपको रवि जी सहयोग के लिए। प्रॉब्लम ओंकार जी, सनातनी कभी एकजुट होकर वोट कभी देगा क्या? विशेष समुदाय के सामने गधे को भी टिकट दे दो, वो उसके वोट करेंगे, न कि भाजपा को। देखिए, कुछ लोगों का माइंड सेट आप चेंज कर नहीं सकते हैं। जिनको सामंती व्यवस्था और मानसिकता में रहने की आदत पड़ी हुई है, जो कुछ परिवारों की गुलामी करने के लिए एक तरीके से जिनको आदत पड़ी हुई है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनमें कभी-कभी हम लोग जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, कुछ देर के लिए जब चर्चाएँ होती हैं, तो वो भी ऐसे ही कुछ परिवारों की चर्चाएँ करते रहते हैं, उनके लड़कों की चर्चा करते रहते हैं, उनकी संभावनाओं के बारे में, उनकी नेचर के बारे में, उनकी बातों के बारे में। तो ये चीज़ें जो हैं, ये अभी दिमागों से निकलनी है। कब निकलेगी कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये तभी सनातन जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो स्ट्रेंथन तभी होंगे, जब ये जो वंशवादी परिवार हैं या गुलामी की जो मानसिकता है, इससे किसी तरीके से मुक्ति मिले, और बहुत हद तक कुछ-कुछ जगहों पर मिल भी रही है। तो मुझे लगता है टाइम लगेगा। नेक्स्ट, शुभम पाटिल, संजय जी, महाराष्ट्र में यहाँ की मीडिया, सोशल मीडिया ऐसा माहौल बना रही है जैसे बीजेपी प्लस 20 भी क्रॉस नहीं करेगी, बट मिनिमम 36 to 40 सीट्स आएंगी बीजेपी की। यहाँ हमें तो कोई ऐसे नहीं लगता। हाँ ठीक है, महाराष्ट्र में भी माहौल जो है, जो मराठी मीडिया है वो बड़ा हेविली इन्फ्लुएंस्ड है इकोसिस्टम से। नेक्स्ट, सौमिनील बरुआ, तो राजस्थान और महाराष्ट्र का क्या हाल होगा? हरियाणा में भी लॉस, क्या होगा पता नहीं। नहीं, हरियाणा में राजस्थान तो कोई में बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। हरियाणा में इतना बड़ा लॉस नहीं होगा, राजस्थान की संजय जी बताएँगे। यहाँ कोई 2-3 सीट का लॉस है। 3 सीट, 22-3 है मेरा हिसाब किताब। वैसे पिछली बार भी मैंने 23-2 किया था, हो गई थी 25। एस घोष, मोदी जी को कृष्णा नगर में बहुत सपोर्ट मिल रहा है। कृष्णा नगर, अच्छा, महुआ मित्रा की सीट पे। वेरी गुड। महुआ मोइत्रा। प्रॉब्लम, राज्यसभा नॉमिनेशन के लिए कल क्या कोई मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए? ऑल
अनइलेक्टेबल्स चोर दरवाजे से घुस रहा है। हाँ, है ना, अलग क्राइटेरिया भाई। वहाँ 30 साल है एज, लोकसभा की 25 साल है। इतना बड़ा चेंज है, देखिए। मजाक बना रखा है इन्होंने। वैसे बात तो सही है आपकी कुछ हद तक। नेक्स्ट, कपूला दीक्षित रेड्डी, हाई एससी इज हियरिंग बेल ऑन May 7th, एनी चांसेस ऑफ गेटिंग बेल? उन्होंने तो अपना माइंड दे दिया कि इलेक्शन की वजह से हम उसको बेल देंगे। ये नया जूरिस्प्रूडेंस है। अब देखिए कैसे इसका विरोध किया जाता है। नेक्स्ट, उमंग भारद्वाज, दामाद जी के साथ न्याय नहीं हुआ, ही शुड ज्वाइन बीजेपी, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। बताइए। दामाद जी को आना चाहिए था। इतनी डिमांड है चारों तरफ पूरे देश दामाद में। जी तो इंडिपेंडेंट भी लड़ जाएंगे, तो जमीन से जुड़े हुए हैं लोग, उनको वोट देंगे। क्या है, बिल्कुल। उनको विद्रोह कर देना चाहिए अपनी सास के खिलाफ। देश को पता तो लगना चाहिए उनके पास कितने एसेट्स हैं, और वो नहीं लड़ेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। नेक्स्ट, रोशन प्रधान, बीजेपी राजस्थान में क्यों 3 सीट हार रही है? रीजन तो लोकल है और आपस की लड़ाई। वसुंधरा गुट हर बार आए 1 सीट तो कम से कम। नेक्स्ट, विराट सलोके, संजय जी, हु इज ऑन योर एग्जिट पोल पैनल 1 जून? हमारे एग्जिट पोल पैनल पे तो देखिए एक तो आपके सामने है, वो होंगे और कुछ और लोग होंगे। नेक्स्ट, pads. Will Modi ji save those in Bengal who vote for BJP as post-poll violence against them can't be ruled out? ये तो आपकी बात सही है। तो हमने भी 2021 में भी देखा था, लेकिन उस समय जो थे वहाँ के इंचार्ज वो सब छोड़ के भाग आए थे। अभी तो शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल ग्राउंड पे मोर्चा लेके बैठे हुए हैं। एक बात वो है, वैसे तो टीएमसी ने तो गवर्नर तक को नहीं छोड़ा, आपको पता है। जी हाँ, तो उन पर भी भद्दा आरोप लगा दिया गया। तो आइए यहीं पर आज की चर्चा को विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद।